नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल और आज हम पड़ताल करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की। भोपाल में देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए प्रधानमंत्री को समान नागरिक संहिता की याद आई और प्रधानमंत्री ने 3 तलाक का भी जिक्र किया। कहा कि जो लोग 3 तलाक का समर्थन करते हैं वो दरअसल मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ हैं। जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने अब कह दिया है तो फिर समान नागरिक संहिता बीजेपी और सरकार के एजेंडे में है। बीजेपी के जो 3 अहम मुद्दे रहे हैं पहले भी, उनमें राम मंदिर और अनुच्छेद 370 के बाद अब समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारी है। ऐसा नहीं कि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इसका जिक्र है। समान नागरिक संहिता संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, यानी आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी इसे तब लागू किया जाना चाहिए जब समाज में इसके लायक माहौल बन गया हो। फिलहाल अलग अलग धर्मों के अलग अलग निजी कानून हैं, पर्सनल लॉ हैं। शादी, तलाक या उत्तराधिकार जैसे मामलों में ये अलग अलग कानून चलते हैं। मसलन मुसलमानों में 4 शादियों को मान्यता है, दूसरे धर्मों में नहीं। हाल तक मुस्लिम समाज में 3 तलाक चलता रहा, अब इसे हटाया गया है। कुछ बीजेपी शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता को लेकर कमेटी भी बनाई गई है। गोवा में समान नागरिक संहिता लागू भी है। वैसे सिर्फ 2 हफ्ते पहले विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ने तमाम लोगों और धार्मिक संगठनों से समान नागरिक संहिता को लेकर सुझाव मांगे हैं। हालांकि 2018 में विधि आयोग ने ही कहा था कि समान नागरिक संहिता की फिलहाल जरूरत नहीं है। बेशक अलग अलग पर्सनल लॉ से भेदभाव वाले कायदे हटाए जाने चाहिए। एक देश की एकता के लिए नियमों की एकरूपता जरूरी नहीं है। वैसे ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि पूरे देश के लिए एक ही कानून होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी आज कहा कि एक देश में 2 कानून नहीं चल सकते। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? देश कैसे चल पाएगा 2 कानून हो तो? इसमें शक नहीं कि फिलहाल जो अलग अलग निजी कानून चल रहे हैं उनमें कई तरह के अंतर हैं। जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में नाबालिग लड़की की शादी की इजाज़त है, यानी कि 18 से कम की लड़कियों की भी शादी होती है। ईसाई महिलाएं अपने बच्चों की प्राकृतिक अभिभावक नहीं मानी जाती हैं। सिखों के तलाक में हिंदू विवाह कानून चलता है। पारसी गोद ली हुई बेटी का अधिकार नहीं मानते। हिंदू कानून में शादी से बाहर पैदा हुए बच्चों का कोई हक नहीं है। तमाम निजी कानूनों में महिलाओं से कई स्तर पर भेदभाव दिखता है। अलग अलग जनजातियों के अपने नियम भी लागू होते हैं। लेकिन क्या हमारा संविधान ही हमारी तरह तरह की विविधताओं की गारंटी नहीं देता? संविधान जब धार्मिक आज़ादी का हक देता है तो उसके दायरे में सारे नियम, कानून, रीति रिवाजों का हक भी चला आता है। फिर बीजेपी जिस आक्रामकता से ये मुद्दा उठाती है उससे लगता है कि उसे बस शरीयत से समस्या है, अल्पसंख्यकों के कानूनों से दिक्कत है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे।
पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो फिर ये क्या वो राजनीतिक बिसात बिछ रही है जिसका नाम समान नागरिक संहिता है? और सच्ची पड़ताल में हमारा सवाल यही है कि भोपाल में प्रधानमंत्री का इशारा, ये समान नागरिक संहिता लागू करने का समय, क्या 2024 के चुनावों में समान नागरिक संहिता एक बड़ा मुद्दा होने जा रही है? आपके पास हर रोज की तरह 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते, और आपकी राय बताएंगे सच का मीटर में ब्रेक के बाद। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं संविधान विशेषज्ञ फैजान मुस्तफ़ा। फैजान साहब, आपका धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आप जानकार हैं इस मामले के, इसकी राजनीति से अलग हटकर कि ये क्या सरकार के एजेंडे पर क्यों है और क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा। हम ये समझना चाहते हैं कि क्या ये सही वक्त है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी ये लिखा है कि जब ये माहौल सही हो तो इसे लागू किया जा सकता है, पर इसके रास्ते में किस तरह की रुकावटें हैं और क्या बदलाव होगा? जैसे अगर हम शरिया की बात करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उनमें क्या चेंजेस आ सकते हैं जिसको लेकर डर है लोगों में? नगमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हालात सही हैं, ये शब्द संविधान में आर्टिकल 44 में नहीं आया। ये सरकार से कहा गया कि सरकार कोशिश करे कि पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता बन जाए। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री का ये अधिकार है कि जो ड्यूटी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में संविधान ने सरकार पर लागू की है वो उसका जिक्र करे। और बीजेपी की इसमें कंसिस्टेंट पोजीशन रही है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में उनकी हमेशा ये राय थी कि इसे लागू करना चाहिए। इनफैक्ट जब हिंदू कोड बिल आ रहा था तो उस वक्त भी डिमांड ये थी कि आप सिर्फ हिंदू लॉ में क्यों रिफॉर्म कर रहे हैं, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं। अब मसला नगमा ये है बेसिक कि हमारे पास कोई ड्राफ्ट नहीं जी। 70 साल में आपके पास कोई ब्लूप्रिंट यूनिफॉर्म सिविल कोड का नहीं है, इसलिए ये बात हो रही है कि साहब ये क्या चीज होगी। अभी जो ये बात हो रही थी कि क्या वो हिंदू लॉ सब पर लागू कर दिया जाएगा, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही और ऐसा नहीं होगा, बल्कि ऑन द कंट्रेरी नगमा बहुत सी चीजें मुस्लिम लॉ की हैं जो हिंदू लॉ में आ गई हैं और बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो मुस्लिम लॉ से यूनिफॉर्म सिविल कोड में आनी चाहिए। आप इसकी कोई मिसाल दे सकते हैं फैजान मुस्तफा साहब? मिसाल दे रहा हूं। जैसे हिंदू मैरिज एक सैक्रामेंट है, जन्म जन्मांतर का साथ है, तो जो शास्त्रिक लॉ है उसमें डिवोर्स का प्रावधान नहीं। अब ये डिवोर्स का जो प्रावधान है ये हिंदू कोड बिल में वैसे तो पश्चिम से आया, लेकिन पश्चिम में इस्लाम से आया था। इस्लामिक लॉ जो था उसने मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट कहा, और क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज हैं वो अगर अपनी ड्यूटीज का निर्वहन नहीं करती तो दूसरी पार्टी को यह हक होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे। तो पूरा डिवोर्स का जो प्रावधान है वो आ रहा है मुस्लिम लॉ के इन्फ्लुएंस से। मुस्लिम लॉ से वो पश्चिम में गया और पश्चिम से भारत में आया। जी जी। इसी तरह कई चीजें ऐसी होंगी, जैसे मुस्लिम लॉ में प्रावधान है कि माइनर की अगर शादी हो गई, जिसका आपने जिक्र भी किया, उस शादी की इजाजत है लेकिन वो प्रेफरेबल नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर नाबालिग बच्चे या बच्ची की शादी कर दी जाए, लेकिन लॉ ये है कि अगर नाबालिग की शादी की गई तो उस नाबालिग को यह अधिकार दिया जाए कि वो बालिग होने पर अपनी मैरिज को समाप्त कर दे। तो ये शरिया लॉ है, ये शरिया के तहत है, ये शरिया लॉ है। तो अभी अगर ये
अब मान लीजिए यूनिफॉर्म सिविल को, ये जो हमारे देश का कानून है उसमें 18 साल से कम उम्र की शादी जो है वो अपराध है। नहीं, आप देखिए, ये दरअसल क्या चीज है कि हम चीजों को मिक्सअप कर देते हैं। अपराध होना क्रिमिनल लॉ का हिस्सा है जी। यानी अगर किसी ने अपने माइनर बच्चों के शादी की तो उन पेरेंट्स को सजा होगी। तो ये क्या मुसलमानों पे लागू होता है अभी क्रिमिनल लॉ के तहत? वो शादी वॉइड नहीं होगी। ये देखिए बात, इवन आज की डेट में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो बच्चे की शादी है वो वॉइड नहीं है। ये बात आपको समझने की। अच्छा, इसमें जो चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं जी, उनका ये ख्याल है कि उसको वॉइड बनाना बच्चों के विरुद्ध हो। तो ये बड़े कंटेंशियस इश्यूज हैं। और एक मैरिज क्या है जी, नगमा, सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन, परिभाषा क्या होगी शादी की। हाँ। अभी सुप्रीम कोर्ट में इतनी बहस चली है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिजर्व हुआ है। क्या हम शादी की परिभाषा यूनिफॉर्म सिविल कोड में सिर्फ मर्द और औरत के साथ आने को शादी मानेंगे, या दो मर्दों या दो औरतों और दो ट्रांसजेंडर्स के साथ में आने को भी शादी माने? इसमें देश में ओपिनियन डिवाइडेड जी। और ये जो लॉ कमीशन ने लोगों से व्यूज उनके मांगे हैं, प्रपोजल्स मांगे हैं, जबकि पहले ही लॉ कमीशन ने कहा था कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी ना तो जरूरी है और ना ही डिजायरेबल है, लेकिन अब जो ये 14 जून को एक प्रपोजल और व्यूज मांगे जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है इस मसले में? अब आपने एक बहुत अच्छा एडिटोरियल भी लिखा हिंदू अखबार में, स्ट्राइक अ फाइन बैलेंस, हैव अ जस्ट सिविल कोड, नॉट जस्ट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड बट अ जस्ट सिविल कोड। तो क्या होना चाहिए इसमें? नगमा, मेरा हमेशा से ये पोजीशन रही कि जैसे एक कम्युनिटी है, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी ले लें जी, उसमें औरतें हैं मर्द हैं, इन दोनों में समानता लाई जाए, लेकिन कम्युनिटीज के बीच में समानता हो, ये एक गोल हो सकता है, लेकिन ये नेक्स्ट गोल होगा। मैंने बार बार कहा है कि समान होने से ज्यादा जरूरी यह है कि न्यायोचित कोड बने, एक जेंडर जस्ट कोड बने, किसी औरत के साथ अन्याय ना हो। इसलिए मैं बार बार ये लिखता रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बार में बनाने से समाज में विरोध होगा जी। इसलिए उसको धीरे धीरे बनाया जाए। जैसे मेरा प्रस्ताव ये रहा है कि आप आज ये कहें कि हम आज शादी के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ बना रहे हैं, फिर आप कहें आज हम डिवोर्स के लिए एक बना रहे हैं, फिर हम कहें कि हम सक्सेशन के लिए बना रहे हैं। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल दूं, ठीक है। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगी तो क्या उसमें हिंदू ज्वाइंट फैमिली रहेगी? जैसे ही आप ये कहेंगे कि हिंदू ज्वाइंट फैमिली नहीं रहेगी, उसका विरोध होने लगे। जी, जी। आज की डेट में हमने हिंदू प्रॉपर्टी के लिए डिवीजन किया है कि एक ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, पैतृक जायदाद है जो कोपार्सनर में बंटती है, और उसमें हम 1955 में बेटियों को कोपार्सनर नहीं बना पाए, 2005 में हम बना पाए। इसी तरह अब क्या है कि जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसमें बेटा बेटी को बराबर हिस्सा दे दिया, लेकिन अगर बाप ने वसीयत करके सारी प्रॉपर्टी बेटे को दे दी तो बेटी को कुछ नहीं मिलता। तो मैं आपसे जैसे कह रहा हूं कि कई चीजें इस्लामिक लॉ की यूनिफॉर्म सिविल कोड में आ जाएंगी जी। जैसे ये एक बात कंसीडर की जा सकती है कि इस्लाम में जैसे ये है कि वसीयत 1/3 से ज्यादा की आप नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये कि बेटा बेटी के लिए 2/3 जरूर बचेगा कि वो उतना हिस्सा उन्हें मिल जाए। ठीक है जी, फैजान साहब, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक मुद्दा है और वक्त अब कम पड़ गया है, इसलिए मैं माफ कीजिएगा आपको बीच में टोक रही हूं, लेकिन कुछ मोटी बातें समझ में ये आई हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एकदम अगर पूरी तरह से एक बार में लागू कर दिया जाए, एक तो इसका स्वरूप क्या है ये भी पता नहीं है, लेकिन कुछ बातें हिंदू लॉज की, कुछ बातें जो मुस्लिम शरिया लॉज है उसकी इसमें आ सकती हैं, और इसको हिस्सों में अगर लागू किया जाए, यानी पीस मील कि शादी से जुड़ा हुआ या डिवोर्स से जुड़ा हुआ या इनहेरिटेंस से जुड़ा हुआ, तो शायद ये बेहतर तरीके से लागू भी हो पाएगा और लोगों का विरोध कम होगा। पर आप लोगों की इस पर क्या राय है, देखेंगे सच का मीटर एक ब्रेक के बाद। फैजान मुस्तफा साहब, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो आज का सवाल, भोपाल में प्रधानमंत्री का इशारा, ये समान नागरिक संहिता लागू करने का समय। क्या 2024 के चुनावों में समान नागरिक संहिता एक बड़ा मुद्दा होने जा रही है? तो हमारे पास इस पर आप में से 8000 लोगों की राय आई है, जिनमें से 59% लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड मुद्दा नहीं बनेगी। लेकिन 37% लोगों की राय है कि ये एक अहम मुद्दा होगा और 4% वो भी हैं जिनकी इस पर कोई राय नहीं, यानी वो कह नहीं सकते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुद्दा है या मुद्दा नहीं है। लेकिन ये बहस एक बार फिर से नए सिरे से छिड़ गई है। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।